हेलो फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे आईएलओ के बारे में। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी वर्गों के मजदूरों को क्षेत्र, राज्य और देश की सीमा के परिधि से परे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराता है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना 1999 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के पश्चात वर्साई या पेरिस संधि के अंतर्गत राष्ट्र संघ के एक अंग के रूप में हुई थी। वर्साई संधि का मुख्य उद्देश्य विश्व शांति की स्थापना करना था, परंतु यह महसूस किया गया कि शांति तभी स्थापित हो सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। अतः समाज के दबे कुचले श्रमिक वर्गों की दशाओं में सुधार और उनके हितों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 28 जून 1919 को हाई कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज ने सहमत होकर एक अस्थायी संगठन आईएलओ की स्थापना की। आईएलओ का मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। इस संगठन का जो पर्पस था वह इस तरह था कि जब तक सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर नहीं किया जाएगा तब तक अस्थायी विश्व शांति नामुमकिन है। सरकार, उद्योगपति एवं श्रमिकों के बीच एक सहयोग स्थापित करना इसका लक्ष्य तय हुआ। आईएलओ के मुख्यतः दो लक्ष्य। पहला क्या है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना। श्रमिकों के कठिनाई, दुर्दशा एवं उनके साथ होने वाले अन्याय को दूर करना और उन्हें शोषित होने से बचाना। दूसरा क्या था? प्रोवाइड द बेटर वर्किंग कंडीशन, वेलफेयर, हेल्थ etc, अर्थात उनके कार्यों की दशा को बेहतर बनाना, उनके कल्याण का प्रयास तथा बेहतर स्वास्थ्य का प्रबंध करना। इस आधार पर आईएलओ के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य बताए जा सकते हैं। क्या क्या है? जैसे किसी भी देश में श्रमिकों से एक दिन में 8 घंटे से अधिक एवं सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाए। दूसरा, सप्ताह में एक दिन साप्ताहिक छुट्टी श्रमिकों को अवश्य प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरा, महिलाओं एवं बच्चों के कल्याण के लिए कदम उठाने चाहिए। चौथा, किसी भी देश में देशी एवं विदेशी श्रमिकों के साथ एक जैसा गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। श्रमिकों की मजदूरी इतनी अवश्य हो कि एक संतोषजनक जीवन स्तर को हासिल कर सके। प्रत्येक देश में श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं कल्याण के लिए समुचित कदम उठाने चाहिए। प्रत्येक देश में श्रमिकों के लिए समुचित सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। नियोजक एवं श्रमिक दोनों ही वैध आशय के लिए मंच बनाने के अधिकार को मान्यता देंगे। बाल श्रम पर रोक लगानी चाहिए या खत्म कर देना चाहिए तथा युवा श्रम पर ऐसे प्रतिबंध लगाने चाहिए कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य का पूर्ण विकास हो सके। पुरुष एवं महिलाओं को समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक मिले। प्रत्येक देश में वहाँ के कानून के द्वारा श्रमिकों की दशाओं के संबंध में जो मानक निर्धारित किए जाएं उसमें श्रमिकों के प्रति न्यायोचित व्यवहार का आश्वासन हो। देश के सरकारों को एक निरीक्षण प्रणाली की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे महिलाएं और श्रमिकों के कल्याण को सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही श्रम कानूनों के प्रवर्तन को भी सुनिश्चित किया जा सके। इस उद्देश्य को अगर हम एक सार के रूप में अगर बात करेंगे तो इसे कह सकते हैं कि 8 आवर्स वर्किंग आवर पहला। दूसरा, साप्ताहिक छुट्टी की बात मैंने कह दी। तीसरा, महिला एवं बच्चों के कल्याण की बात। देशी विदेशी श्रमिकों के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार, संतोषजनक जीवन स्तर के लिए मजदूरी की व्यवस्था, स्वास्थ्य सुरक्षा एवं कल्याण के कदम, समुचित सामाजिक सुरक्षा, संगठन का अधिकार, बाल श्रम पर रोक, समान कार्य समान वेतन, न्यायोचित व्यवहार का आश्वासन, निरीक्षण प्रणाली की व्यवस्था का तथा कानून प्रवर्तन को सुनिश्चित कराना। अब बात करेंगे हम अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अंग के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्या क्या अंग हैं? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को मुख्यतः 3 भाग में बांटा जा सकता है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन, शासकीय निकाय और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। श्रम सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन क्या है कि यह आईएलओ की सर्वोच्च अंग है और इसकी बैठक प्रत्येक वर्ष एक बार होती है। साधारणतः यह बैठक जून के प्रथम बुधवार को प्रारंभ होकर 10 से 15 दिन तक चलती है। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रत्येक देश के 4 प्रतिनिधि को भेजा जाता है और प्रतिनिधि मंडल के सदस्य निम्न प्रकार होते हैं। सरकार के प्रतिनिधि, प्रत्येक
सदस्य राष्ट्र 2 सरकारी प्रतिनिधि आईएलओ के कॉन्फ्रेंस में भेजते हैं। नियोजक के प्रतिनिधि, सदस्य राष्ट्र की सरकारें नियोजकों के राष्ट्रीय संगठनों से परामर्श कर एक प्रतिनिधि का नामकरण करती है जो प्रतिनिधि मंडल में नियोजक का प्रतिनिधित्व करता है। श्रमिकों के प्रतिनिधि, वर्कर्स रिप्रेजेंटेशन, सरकार अपने देश में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय श्रमिक संगठनों की राय से श्रमिकों के एक प्रतिनिधि का मनोनयन करती है। और इसके साथ साथ कौन जाते हैं? सलाहकार, डेलीगेट्स। प्रत्येक डेलीगेट्स को अपने साथ 2 परामर्शदाता को रखने का अधिकार होता है। जब कोई विषय महिलाओं से संबंधित हो तब महिला भी परामर्शदायी बनाई जा सकती हैं। परामर्शदाताओं को मत देने का अधिकार नहीं होता, वे केवल बोल सकते हैं एवं परामर्श दे सकते हैं। क्रियाकलाप क्या होगी अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन में? अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक में अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन की बैठक की अध्यक्षता डायरेक्टर जनरल ऑफ आईएलओ के द्वारा किया जाता है, जो 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। इस आईएलओ कॉन्फ्रेंस के श्रमिकों के इसमें आईएलओ कॉन्फ्रेंस में श्रमिकों के भिन्न भिन्न पहलुओं पर विचार किया जाता है, जैसे वेजेज, बोनस, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, वेलफेयर, हेल्थ इत्यादि। इस विचार विमर्श के बाद मतदान के द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं उन्हें कन्वेंशन ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ आईएलओ कहा जाता है। कन्वेंशन कहा जाएगा या रिकमेंडेशन कहा जाएगा। शासकीय निकाय, अब हम बात करते हैं इसका जो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का दूसरा प्रमुख अंग है शासकीय निकाय, दैट इज गवर्निंग बॉडी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दूसरे महत्वपूर्ण अंग को शासकीय निकाय के नाम से जाना जाता है। यह एक प्रकार का मंत्रिमंडल होता है। इसकी बैठक आवश्यकता अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है और इसका स्वरूप भी त्रिभुजाकार होता है। कैसे त्रिभुजाकार? तो इसको आप यहाँ पे देखिए, हमने ड्राइंग में समझाने की कोशिश की है। वर्कर्स 14, एम्प्लॉयर के तरफ से 14 और गवर्नमेंट के तरफ से 28। तो ये त्रिभुजाकार इसकी संरचना हो गई। प्रारंभ में प्रशासकीय निकाय की सदस्यता केवल 24 थी, जो बाद में बढ़कर 56 हो गई। उपरोक्त चित्र में जैसा दिखाया गया है उसमें जो गवर्नमेंट के आपने प्रतिनिधि देख लिए कि 28 होंगे, एम्प्लॉयर के 14 होंगे और वर्कर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो 14 होंगे। सरकार के प्रतिनिधियों में 10 स्थान जो होता है वो औद्योगिक रूप से विकसित देशों के लिए सुरक्षित रख दिया गया है। ये देश कौन कौन से हैं? ये देश हैं अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, भारत और जर्मनी। आप इसको और भी सिंपल ढंग से याद करना हो तो यूएनएससी के जो 5 मेंबर्स हैं उसको आप पहले याद कर लीजिए। कौन कौन है 5 मेंबर्स? तो अमेरिका, रूस हो गया, चाइना हो गया, फ्रांस हो गया और ब्रिटेन हो गया। इसके साथ जो हमारे विकसित हैं, डेवलप कंट्री हैं, उसको याद कीजिए। तो जापान हो गया, कनाडा हो गया, इटली, भारत और जर्मनी। ठीक है ना? तो इसे आराम से याद किया जा सकता है। ये 10 ऐसे इंडस्ट्रियल कंट्रीज हैं जिसका स्थान पहले से सुरक्षित है कि इनका परमानेंट रिप्रेजेंटेशन रहेगा। अब भारत क्या है? भारत प्रारंभ से ही शासकीय निकाय का सदस्य रहा है और शासकीय निकाय के कार्य के संचालन के लिए एक अध्यक्ष तथा 2 उपाध्यक्ष का चुनाव भी किया जाता है। अध्यक्ष सरकारी प्रतिनिधि होता है तथा एक उपाध्यक्ष नियोजक के प्रतिनिधि तथा दूसरा उपाध्यक्ष श्रमिकों का प्रतिनिधि होता है। शासकीय निकाय के सभी सदस्य 3 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। शासकीय निकाय के कार्य क्या है? आखिर गवर्निंग बॉडी है तो उसके कुछ कार्य होंगे। क्या क्या कार्य है? जब श्रम सम्मेलन नहीं चल रहा हो तो सभी महत्वपूर्ण निर्णय शासकीय निकाय लेती है। आईएलओ के महानिदेशक का चुनाव भी यही करती है और अगले वर्ष के सम्मेलन के लिए प्रारूप तैयार करती है और वित्तीय विषय पर विचार विमर्श भी करती है। आईएलओ के जो करंट महानिदेशक हैं आपके, उनका नाम क्या है? उनका नाम है गाय राइडर जो है वो आईएलओ के अभी करंट महानिदेशक हैं। चलिए आगे बात बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय, ये जो है ये अपना तीसरा महत्वपूर्ण भाग है आईएलओ का, अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लेबर ऑफिस में क्या होता है कि यह जो है आईएलओ के कार्य को संचालित करने के लिए एक सेक्रेटेरिएट की तरह है और यह जनेवा में है। इसमें लगभग 2000 लोग कार्यरत हैं। इसमें जो भी कर्मचारी कार्य करते हैं वो भिन्न भिन्न देश से
कोटा के आधार पर लिए जाते हैं, कोटा बेसिस अलॉटमेंट है। प्रायः सभी देशों के लिए एक कोटा निर्धारित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का यह सचिवालय ILO के महानिदेशक के देखरेख में कार्य करता है। इनके सहायता के लिए उप महानिदेशक एवं सहायक महानिदेशक समय समय पर नियुक्त किए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम सचिवालय के कार्य निम्नलिखित रूप से हैं। क्या क्या हैं कि आप देखिए इसमें क्या क्या है। भिन्न भिन्न देशों के साथ में पत्राचार करना, ठीक है ना, सदस्य देशों से रिपोर्ट मंगाना, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का रिपोर्ट तैयार करना, है ना। इसके अलावा श्रम संबंधी विषयों पर शोध करना, और इसके लिए एक शोध संस्थान स्थापित किए गए हैं जिसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लेबर स्टडीज IILS कहा जाता है। यह जो सेक्रेटेरिएट है ILO के अनेक मैगजीन जर्नल्स को भी प्रकाशित करता है, पब्लिश करता है, जैसे इंटरनेशनल लेबर रिव्यू, है ना, और इंटरनेशनल लेबर स्टैटिक्स, सोशल एंड इकोनॉमिक बुलेटिन ETC। ये सब करते रहते हैं ये लोग, पब्लिशिंग वर्क भी है। इसके अलावा यह सेक्रेटेरिएट टाइम से कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी कराते हैं, और यह ट्रेनिंग प्रोग्राम्स डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट लोकेशन पे भी हो सकता है। सचिवालय अलग अलग देशों में सेमिनार, सम्मेलन ये सब भी आयोजित कराते रहते हैं। भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक शाखा कार्यालय दिल्ली में है। यह 1928 में स्थापित किया गया था, और यह शाखा जेनेवा स्थित प्रधान कार्यालय एवं भारत सरकार के देखरेख में कार्य करती है। यह भारत में सरकार, नियोजक एवं श्रमिकों के संगठनों के बीच संबंध को स्थापित करती है, और भारत में समय समय पर होने वाले सामाजिक एवं आर्थिक घटनाओं की सूचना ILO को देती है। इसके अतिरिक्त अपने क्षेत्र में पड़ने वाले देश के लिए यह एक क्लियरिंग हाउस के रूप में भी कार्य करती है, ताकि जो हमारे इस रीजन में जो साउथ ईस्ट एशिया रीजन है, इसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं, इसमें लेबर अफेयर से रिलेटेड कोई भी इशूज है तो उसके लिए यह एक क्लियरिंग हाउस है, जहाँ पे सारे इशूज आते हैं और फिर इसको ILO के हेडक्वार्टर जेनेवा में भेजा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के क्या कार्य हैं? यह श्रमिकों के विकास के लिए तरह तरह के कार्य करती है, और ये जो महत्वपूर्ण कार्य करती है वो इस प्रकार है कि एक्ट एज ए वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ लेबर। मैंने बताया ना कि यह एक सीमाओं से परे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान करती है, ठीक है ना। इसके अलावा ये काम करती हैं कि एडॉप्ट लेबर इंस्ट्रूमेंट। ILO प्रत्येक वर्ष कुछ कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशंस को पारित करती है, जिन्हें लेबर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। सदस्य देश इसके अनुपालन की सहमति देते हैं। तीसरा, टू फिक्स द मिनिमम लेबर स्टैंडर्ड्स एंड मिनिमम वेजेज। ये जो वर्किंग स्टैंडर्ड्स होते हैं उसको तय करती है, और वेजेज को भी तय करने का काम करते हैं। प्रोवाइडिंग एक्सपोर्ट सर्विस ऑल्सो। ILO का यह एक महत्वपूर्ण कार्य है कि यह विभिन्न देशों के मांग पर विशेषज्ञों की सेवा भी उपलब्ध कराता है। जैसे कि 1944 में प्रोफेसर बीपी आंडेकर ने भारत के लिए एक हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बनाई थी। तो इसके बारे में जो आवश्यक सुझाव के लिए उन्होंने ILO से 2 स्पेशलिस्ट को भी बुलाया था, ठीक है ना। तो ये ऐसे आके और वो अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा क्या है कि ट्रेनिंग एक्टिविटी अलग अलग देशों में प्रशिक्षण के लिए अपने विशेषज्ञ अधिकारियों को उपलब्ध कराती है। ऑर्गेनाइज सेमिनार एंड कॉन्फ्रेंसेस। ILO समय समय पर विभिन्न देशों में सेमिनार एवं कॉन्फ्रेंस को भी आयोजित कराती है। एशियन कंट्रीज के लिए मुख्य रूप से इंडिया और थाईलैंड में सेमिनार का आयोजन किया जाता है। कुछ समय पूर्व ही न्यू दिल्ली में ILO के वर्कर्स पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार का आयोजन किया गया था। रिसर्च इन लेबर रिलेशन, ये क्या है कि श्रम के क्षेत्र में शोध कार्य को भी किया जाता है, और जेनेवा में अलग से एक शोध संस्था को भी स्थापित किया गया है जिसे IILS कहते हैं, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर स्टडीज। इस संस्थान में श्रम से संबंधित विभिन्न विषयों पर शोध भी किया जाता है। इसके अलावा है टू पब्लिश द लिटरेचर।
श्रम से संबंधित विभिन्न विषय जैसे वेजेज, डीए, सेफ्टी, सोशल सिक्योरिटी, बोनस, नाइट शिफ्ट, इस सब पर स्ट्राइक इत्यादि पर भी यह विभिन्न विषयों पर पुस्तकों को प्रकाशित करता रहता है। इसके अलावा जनरल्स ऑफ लेबर रिलेशंस, कुछ जो महत्वपूर्ण जनरल्स है वो भी यह प्रकाशित करती है। यह कार्य बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। उदाहरण के लिए इंटरनेशनल लेबर रिव्यू, इंटरनेशनल लेबर स्टैटिक्स, सोशल सिक्योरिटी रिव्यू, लेबर एंड सोशल बुलेटिन, ट्रेड यूनियन रिव्यू, ये सारी चीज़ें ये उपलब्ध कराते रहते हैं। अब हम बात करेंगे प्रिपेयर द रिपोर्ट ऑन लेबर। प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस के वार्तालाप के आधार पर आईएलओ प्रत्येक वर्ष के लिए एक एनुअल लेबर रिपोर्ट तैयार करती है जो सभी सदस्य देशों में भेजा जाता है। श्रम जैसे विषय पर रिपोर्ट एक महत्वपूर्ण कागजात डॉक्यूमेंट को समझा जाता है। आपने कई बार देखा होगा कि बाल श्रम के ऊपर में या जो स्लेवरी वर्क है उसके ऊपर में अनेक प्रकार के रिपोर्ट आते रहते हैं और इससे हर एक राष्ट्र की अपनी रैंकिंग भी तय होती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम ह्यूमन इंडेक्स की या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI वगैरह की बात करते हैं तो वहाँ पे भी इन रिपोर्ट से रेफरेंस लिए जाते हैं और इससे हमें अपने देश में जो कामगारों की स्थिति है उसके बारे में जानने का अवसर मिलता है। साथ ही साथ हमें कंपेयर करने का भी अवसर मिलता है कि हमारे देश में जो मज़दूरों की स्थिति है वह और देशों की तुलना में कितनी अच्छी या कितनी बुरी है और इसमें कितने सुधार की गुंजाइश है। तो ILO एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते रहते हैं। कई बार इनके कार्य के बारे में, कई बार इनके अंग के बारे में ये चीज़ें पूछ ली जाती है, तो इसे बड़े ही ध्यान से आपको तैयार करने की ज़रूरत है। आइए अब हम बात करते हैं भारत पर इसके प्रभाव के बारे में। भारत में श्रम संबंधों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है श्रम से संबंधित जिस पर ILO का प्रभाव नहीं पड़ा हो। इसे हम मुख्यतः 4 भाग में बांट सकते हैं। वो 4 भाग कौन कौन से हैं? इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन ट्रेड यूनियन इन इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन वर्किंग कंडीशन ऑफ इंडियन वर्कर्स, इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया और इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन ट्रेड यूनियंस इन इंडिया, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। क्या है ये है कि प्रायः सभी विद्वानों ने स्वीकार किया है कि भारतीय श्रम संघों पर ILO का गहरा प्रभाव पड़ा है। SD पुंडेरकर ने अपनी पुस्तक ट्रेड यूनियनिज्म इन इंडिया में कहा है कि AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में ILO के प्रभाव के कारण ही करना पड़ा था। आज भारत में 12 राष्ट्रीय फेडरेशन और 68,000 से अधिक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कार्य कर रही है। ऐसा कोई उद्योग नहीं है जहां पे श्रमिकों का अपना संघ नहीं है। भारत में श्रम संघ बनाने के लिए एक अलग से कानून बनाया गया। ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 यह ILO के कन्वेंशन के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। भारत में राइट ऑफ एसोसिएशन का कन्वेंशन लागू नहीं किया गया परंतु इसके सिद्धांत को लागू कर दिया गया है। क्या होता है कि जो कन्वेंशंस पास होते हैं उसे हमारे देश में रेक्टिफाई भी करना पड़ता है। रेक्टिफाई करना मतलब उसे कानूनी रूप से एक शक्ल दे देना, एक्ट पास कर देना, तो वो नहीं किया गया परंतु उसे सैद्धांतिक रूप में हमारे यहाँ लागू किया गया। हमारे संविधान के मौलिक अधिकार के अंतर्गत स्पष्ट रूप से नागरिकों को अपने संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। भारत सरकार ने द कन्वेंशन ऑफ राइट टू एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स को 1923 में लागू किया था। RK दास, SD पुंडेरकर, AS माथुर एंड JS माथुर इत्यादि ने इस बात को स्वीकार किया है कि ILO का काफ़ी गहरा प्रभाव श्रम संख्या आंदोलन पर पड़ा है। भारत सरकार ने द कन्वेंशन ऑफ राइट टू ऑर्गेनाइज्ड एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग को लागू नहीं किया, लेकिन इस सिद्धांत के आधार पर कोड ऑफ डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री को बनाया जिसके द्वारा कलेक्टिव बार्गेनिंग को बढ़ावा दिया जाता है। तो आपने समझ लिया होगा कि ILO का कितना गहरा प्रभाव पड़ा है हमारे यहाँ पे ट्रेड यूनियन को डेवलप होने में। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ILO ऑन वर्किंग कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन इंडिया। ये क्या है कि भारत में कार्य करने वाले श्रमिकों के वर्किंग कंडीशन पर भी ILO का गहरा प्रभाव पड़ा। प्रायः उद्योग के लिए फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांट्स, पोर्ट एंड डॉक्स, रेलवे, शॉप्स,
एंड एस्टेब्लिशमेंट्स, ऑयल फील्ड में कार्यरत जो अलग अलग क्षेत्र के श्रमिकों के लिए अलग अलग कानून पारित किए गए। ठीक है ना। अगर हम इन लोग का विश्लेषण करेंगे तो अधिकतर आईएलओ के कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशंस पर ही आधारित हैं या उससे प्रभावित हैं। उदाहरण के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 में कार्य के घंटों को ले लें। आवर्स ऑफ वर्क कन्वेंशन 1919 के आधार पर इसको निर्धारित किया गया है कि नहीं। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं के रात्रि नियोजन पर। महिलाओं के रात्रि नियोजन को नाइट वर्क वुमेन कन्वेंशन 1919 से प्रेरित है और बच्चों का कार्य पर प्रतिबंध मिनिमम एज इंडस्ट्री कन्वेंशन 1919 पर आधारित है, जिसे 1955 में रेक्टिफाई किया गया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में श्रमिकों के वर्किंग कंडीशन पर आईएलओ का गहरा प्रभाव पड़ा। इम्पैक्ट ऑफ आईएलओ ऑन सोशल सिक्योरिटीज इन इंडिया। आज भारत में औद्योगिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए अनेक कानून तथा योजनाएं बनाई गई हैं। उदाहरण के लिए एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट 1923, ईएसआई एक्ट 1948, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961, ईपीएफ एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 आदि ये सभी आईएलओ के कन्वेंशन एंड रिकमेंडेशंस पर आधारित है। 1923 में पारित डब्ल्यूसी एक्ट जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट कहते हैं वो 1927 में संशोधित किया गया था और यह वर्कमैन कंपनसेशन कन्वेंशन को लागू करने के लिए 1944 में आईएलओ के 2 एक्सपर्ट को भारत में बुलाकर ईएसआईसी एक्ट 1948 को भी तैयार किया गया था। इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत में सामाजिक सुरक्षा है ना, इस प्रकार हम पाते हैं कि भारत में सामाजिक सुरक्षा पर भी आईएलओ का गहरा प्रभाव पड़ा। अब इम्पैक्ट ऑफ आईएलओ ऑन लेबर लेजिस्लेशन इन इंडिया। लेबर लेजिस्लेशन में देखिए, भारत का जो लेबर कोड दुनिया के सभी लेबर कोड से ज़्यादा विस्तृत है। ऐसा कोई पहलू नहीं है जिस पर सरकार ने उचित कानून नहीं बनाया। परंतु आईएलओ के रिकमेंडेशन एंड कन्वेंशन को लागू करने के क्षेत्र में हम काफ़ी पीछे हैं। इनके सिद्धांतों को हमारे देश में लागू किया गया। उदाहरण के लिए फैक्ट्री एक्ट 1948 या माइन एक्ट 1958, मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर एक्ट की बात करें या एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन एक्ट की बात करते हैं, या ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 की बात कर लीजिए, वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923, मिनिमम वेजेज एक्ट 1948, इंडियन डॉक लेबर एक्ट, पेमेंट एंड वेजेज एक्ट 1936, इक्वल रेमुनरेशन एक्ट 1976 इत्यादि सभी आईएलओ के कन्वेंशंस या रिकमेंडेशंस को रेक्टिफाइड करने के लिए पारित किए गए हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारत में श्रम कानूनों पर आईएलओ का गहरा प्रभाव पड़ा है। वर्तमान में विश्व के अधिकांश देश आईएलओ के सदस्य हैं। यदि इन सभी ने आईएलओ के अभिसमय तथा सिफारिशों को लागू कर दिया तो विश्व के अधिकांश श्रमिकों में समानता विद्यमान हो जाएगी। अतः यह कहा जा सकता है कि श्रमिकों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बनाने में आईएलओ के काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आईएलओ की आलोचना भी की जाती है। क्या आईएलओ द्वारा समय समय पर श्रमिकों के समस्याओं के समाधान करने के लिए जो रिकमेंडेशंस इत्यादि हैं यह पारित तो किए जाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा इसको रेक्टिफाई नहीं किया जाता है टाइम पर। तो भारत सरकार द्वारा जो आईएलओ के सभी कन्वेंशंस वगैरह जो आए हुए हैं, जो भी रेक्टिफिकेशंस वगैरह आए हुए हैं, उसको रिकमेंडेशंस जो आए हुए हैं उसको ढंग से रेक्टिफाई नहीं किया गया है। इसके लिए आईएलओ के पास में कोई भी दबाव बनाने वाली जो मशीनरी है वो उपलब्ध नहीं है, जिसकी वजह से असमानताएं रहती हैं। आवश्यकता यही है कि आईएलओ के हिसाब से जो भी रिकमेंडेशंस या कन्वेंशंस जो भी पारित होते हैं उसे एज इट इज़ सभी देशों में रेक्टिफाई किया जाए, तभी श्रमिकों की जो जीवन स्तर है उसमें एक समानता आएगी पूरे विश्व के स्तर पर। और यह जो है विश्व वास्तव में जो सोशो इकोनॉमी की बात करते हैं तो उस उच्च लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।